everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter lipid biosynthesis. And in my previous lecture we have already discussed about the biosynthesis of fatty acids and eicosanoids, biosynthesis of triacylglycerol and biosynthesis of membrane phospholipids. And in this lecture we will discuss about the biosynthesis of cholesterol, steroids and isoprenoids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is biosynthesis of cholesterol, steroids and isoprenoids. कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ स्टेरॉल. कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉल है. और कोई भी स्टेरॉल की खास बात यह होती है कि इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होते हैं. क्या होते हैं? इसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होते हैं. स्टेरॉइड न्यूक्लियस क्या होता है? स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज 4 फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे 4 रिंग है जो आपस में फ्यूज्ड है. वो रिंग क्या है? ए, बी, सी एंड डी. जो ए, बी, सी रिंग है ये 6 मेंबर रिंग है. डी रिंग की अगर बात करें तो ये 5 मेंबर रिंग है. सो स्टेरॉइड न्यूक्लियस में 4 फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें 3 रिंग जो होता है वो 6 मेंबर रिंग होता है और एक रिंग जो होता है वो 5 मेंबर रिंग होता है. कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में ये जो ए रिंग है इसके 3 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप होता है. मीन्स ये पोलर मॉलिक्यूल भी है. मीन्स कोलेस्ट्रॉल में पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है एज वेल एज नॉन पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट है. इट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल वैसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं. कार्बन नंबर 17 की बात करें, कार्बन नंबर 17 की अगर बात करें तो इस पे अल्काइल चेन प्रेजेंट होते हैं. कार्बन नंबर 13 की बात करें तो इस पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. कार्बन नंबर 10 पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड 5 और 6 के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. और कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर है एसीटेट. सो कोलेस्ट्रॉल किससे बनता है? एसिटाइल को एंजाइम ए से बनता है. कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो इट इज द डॉटलेस मोस्ट पब्लिसाइज्ड लिपिड. क्यों? बिकॉज देयर इज a strong correlation between high level of cholesterol in the blood and incidence of human cardiovascular disease, but it is less well advertised is cholesterol's crucial role as a component of cellular membrane and as a precursor of steroid hormones and bile acids. means कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. एंड कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करना. क्या काम होता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करना. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स एज वेल एज bile acids. Cholesterol is an essential molecule in many animals including humans but is not required in the mammalian diet. All cells can synthesize it from simple precursor. जितने भी सेल्स होते हैं सिंपल प्रिकर्सर से सिंथेसाइज करते हैं. कोलेस्ट्रॉल में टोटल 27 कार्बन होते हैं और इनका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये लगेगा कि इनका बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट इनका प्रिकर्सर है सिंगल प्रिकर्सर दैट इज एसीटेट. और ये एसीटेट से ही कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है. कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन एसिटाइल को एंजाइम ए से होता है और इसमें टोटल 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में
3 मॉलिक्यूल जो एसीटेट होता है, ये 3 मॉलिक्यूल एसीटेट कंडेंस होकर क्या बनाता है, मीवालोनेट। सो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ मीवालोनेट फ्रॉम एसीटेट। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें तो ये मीवालोनेट से क्या बनते हैं, एक्टिवेटेड आइसोप्रीन। क्या बनते हैं, एक्टिवेटेड आइसोप्रीन। एक्टिवेटेड आइसोप्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस इज द आइसोप्रीन और इस आइसोप्रीन से 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एंड ये आपस में जो फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड है दैट इज अनहाइड्राइड बॉन्ड एंड दिस वन इज द ईस्टर बॉन्ड। सो मीवालोनेट से क्या बना, एक्टिवेटेड आइसोप्रीन एंड एक्टिवेटेड आइसोप्रीन से क्या बनता है, स्क्वालिन एंड स्क्वालिन का साइक्लाइजेशन होता है तो ये क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल। सो टोटल 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिटेल्ड स्टेप क्या है। सो फर्स्ट स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ मीवालोनेट फ्रॉम एसीटेट। सो पहला स्टेप में क्या होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए का 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होता है और ये क्या बनाता है, एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए। अब ये एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ तीसरा एसिटाइल को एंजाइम ए का कंडेंसेशन होता है और ये क्या बनाता है, HMG को एंजाइम ए। HMG को एंजाइम ए स्टैंड्स फॉर बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए। मींस एसीटो एसिटाइल से क्या बनेगा, एसीटो एसिटाइल से बनेगा HMG को एंजाइम ए और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं HMG को एंजाइम ए सिंथेज, क्योंकि यहाँ पे HMG को एंजाइम ए का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस HMG को एंजाइम ए से क्या बनेगा, मीवालोनेट और HMG को एंजाइम ए से मीवालोनेट बनने के लिए 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HMG को एंजाइम ए का रिडक्शन हो रहा है और अगर किसी का रिडक्शन होता है तो वहां पे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन किसी का होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, NADPH का, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। सो एसिटाइल को एंजाइम ए से क्या बना, एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए, एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए से HMG को एंजाइम ए एंड HMG को एंजाइम ए से क्या बना, मीवालोनेट। सो एसिटाइल को एंजाइम ए से मीवालोनेट बनने में टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे 2 NADPH खर्च होता है। मीन्स एक मॉलिक्यूल मीवालोनेट बनने में 2 NADPH का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। नाउ द सेकंड स्टेप इज द मीवालोनेट से आइसोप्रीन। मीवालोनेट की अगर बात करें तो पहले इनका फॉस्फोराइलेशन होता है और फॉस्फोराइलेशन होकर 5 फॉस्फोमीवालोनेट बनाते हैं एंड द एंजाइम इज मीवालोनेट 5 फॉस्फोट्रांसफरेज। अब ये 5 फॉस्फोमीवालोनेट का फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है और ये 5 पायरोफॉस्फोमीवालोनेट बनाते हैं एंड द एंजाइम इज फॉस्फोमीवालोनेट काइनेज। अब ये 5 पायरोफॉस्फोमीवालोनेट का फिर से फॉस्फोराइलेशन होगा और ये 3 पायरोफॉस्फोमीवालोनेट बनाते हैं एंड द एंजाइम इज पायरोफॉस्फोमीवालोनेट डीकार्बोक्सिलेज। सो मीवालोनेट से 3 पायरोफॉस्फोमीवालोनेट बनाने में टोटल कितने ATP की रिक्वायरमेंट हुई, टोटल 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते हैं तो ये क्या बनता है, डेल्टा 3 आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। अब इस डेल्टा 3 आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट का एक आइसोमर होता है दैट इज डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट एंड दीज 2 आर एक्टिवेटेड आइसोप्रीन्स। ये क्या है, एक्टिवेटेड आइसोप्रीन्स। सो मीवालोनेट से आइसोप्रीन बनने में, मीवालोनेट से एक्टिवेटेड आइसोप्रीन बनने में कितने ATP का खर्च हुआ, टोटल 3 ATP का खर्च हुआ। एसीटेट से मीवालोनेट बनने में कितना NADPH लगे, 2 NADPH लगे। सो अभी क्या बना, मीवालोनेट से एक्टिवेटेड आइसोप्रीन और एक्टिवेटेड आइसोप्रीन 2 है और दोनों आइसोमर्स हैं, डेल्टा 3 आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। द थर्ड स्टेप इज द condensation of 6 molecule activated isoprene units to form क्या,
स्क्वालिन। सो अब क्या बनेगा, एक्टिवेटेड आइसोप्रीन से स्क्वालिन बनेगा। और ये कैसे बनेगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट एंड एक मॉलिक्यूल डेल्टा 3 आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट, इनका क्या होगा, हेड टू टेल कंडेंसेशन एंड द एंजाइम इज प्रीनाइल ट्रांसफरेज। और यहाँ पे हेड टू टेल कंडेंसेशन होगा तो एक पायरोफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। तो ये क्या बनाएगा, जीरानिल पायरोफॉस्फेट। अब ये जीरानिल पायरोफॉस्फेट के साथ एक डेल्टा 3 आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट का कंडेंसेशन होगा एंड अगेन कंडेंसेशन इज हेड टू टेल कंडेंसेशन एंड द एंजाइम इज सेम, दैट इज प्रीनाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज होंगे और ये जो कंपाउंड बनाएगा इसको बोलते हैं फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। अब इस फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ एक और फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट का कंडेंसेशन होगा, मींस दो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट का कंडेंसेशन होगा, बट यहाँ पे हेड टू हेड कंडेंसेशन होगा। पहला जो आइसोमर्स होते हैं उनके बीच में हेड टू टेल कंडेंसेशन होता है, लेकिन फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट के बीच में हेड टू हेड कंडेंसेशन होता है एंड देन ये क्या बनाता है, स्क्वालिन। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल स्क्वालिन बनने के लिए 1 मॉलिक्यूल NADH की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, 1 मॉलिक्यूल NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ स्क्वालिन से क्या बनेगा, कोलेस्टेरॉल। सो स्क्वालिन का क्या होता है, साइक्लाइजेशन होता है एंड द एंजाइम इज स्क्वालिन मोनोऑक्सीजनेज। और यहाँ पे NADPH की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस एंजाइम इज मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। ये क्या है, मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या है, इट इज मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। ये NADPH ऑक्सीजन को वाटर में रिड्यूस करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को वाटर में रिड्यूस करता है और ये NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाता है एंड द प्रोडक्ट इज स्क्वालिन 2,3 इपोक्साइड। क्या होता है, स्क्वालिन 2,3 इपोक्साइड। अब ये जो स्क्वालिन 2,3 इपोक्साइड है इसका डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फेट होता है। प्लांट्स की अगर बात करें तो मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू स्टिग्मास्टेरॉल बनाता है। एनिमल्स की अगर बात करें तो लैनोस्टेरॉल एंड देन कोलेस्ट्रॉल बनाता है। फंगस की अगर बात करें तो फंजाई में अर्गोस्टेरॉल बनाता है। सो इस तरह से एसीटेट से कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होते हैं। नाउ रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की रेगुलेशन की अगर बात करें तो ये सेवरल लेवल पे रेगुलेट होता है। मेनली जो रेगुलेट होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप इन द पाथवे रेगुलेट होता है और इनका जो मेजर साइट ऑफ रेगुलेशन है वो यही रेट लिमिटिंग स्टेप है फॉर द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। अब ये रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप इज द कन्वर्शन ऑफ HMG कोएंजाइम A टू मेवालोनेट। HMG कोएंजाइम A से जब मेवालोनेट बनता है दैट रिएक्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप और उस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। और HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज का जो जीन है वो जीन एलिगेंट सिस्टम ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के द्वारा मेडिएट होता है, मीन्स उस जीन का ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है। अब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कैसे होगा, ये जीन है तो डेफिनेटली कहाँ होगा, ये जीन होगा न्यूक्लियस में। अब ये न्यूक्लियस में कैसे रेगुलेट होगा, इनका जो रेगुलेटरी प्रोटीन है दैट इज स्टेरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको SREBP बोलते हैं। अब ये जो SREBP है ये SRBP इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में सिक्वेस्टर्ड रहता है। दिस इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो SREBP है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में सिक्वेस्टर रहता है और ये इनएक्टिव रहता है। क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन है दैट इज एस कैप जो इसको बाइंड करके रखता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से ये न्यूक्लियस में कैसे जाएगा। जब स्टेरॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जब स्टेरॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो स्टेरॉल क्या होता है, एस कैप से बाइंड कर जाता है और जब बाइंड कर जाता है तो इनके रिलीज को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, रिलीज को प्रिवेंट करता है। लेकिन स्टेरॉल का कंसंट्रेशन कम होता है तब ये
SREBP जो है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में माइग्रेट करता है। कहाँ जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। और जैसे ही ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे दो प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होती है। एक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज यहाँ पे होता है और दूसरा प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज यहाँ पे होता है। जो सेकेंड प्रोटीएजेस से प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके बाद ये न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाता है और न्यूक्लियस में जाके ये जीन को रेगुलेट करता है। सो दिस इज द SREBP activation mechanism of regulation of कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस है। इनके अलावा अदर लेवल पे भी इनका रेगुलेशन होता है और वो कैसे होता है? वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है? HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज को क्या करता है? डीफॉस्फोराइलेट करता है और डीफॉस्फोराइलेशन के बाद ये क्या एक्टिव कर देता है। लेकिन ग्लूकागॉन की बात करें तो ये फॉस्फोराइलेट करता है और फॉस्फोराइलेट करके इनको क्या करता है? इनएक्टिव करता है। मींस फॉस्फोराइलेशन अगर होगा तो क्या होगा? ये इनएक्टिव होगा। फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा? इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा? डीफॉस्फोराइलेशन से एंजाइम एक्टिव होगा, फॉस्फोराइलेशन से एंजाइम इनएक्टिव होगा। एंड दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज कोवैलेंट मॉडिफिकेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज एक्स की अगर बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स अनआइडेंटिफाइड मेटाबोलाइट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल और ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है प्रोटियोलाइसिस ऑफ HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज को। और प्रोटियोलाइसिस होगा तो क्या होगा? एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस को भी ये प्रिवेंट करता है। कोलेस्टेरॉल से कोलेस्टेरॉल ईस्टर का भी फॉर्मेशन होता है एंड ये ACAT के द्वारा होता है। सो दिस इज अनदर लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन। कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनते हैं। अब ये कैसे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से पहले क्या बनता है? प्रेग्नेनोलोन। अब प्रेग्नेनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं और इस प्रोजेस्टेरॉन से कार्टिसोल बनता है, कार्टिकोस्टेरॉन बनता है, टेस्टोस्टेरॉन बनता है। Cortisol is a glucocorticoids, corticosterone is mineralocorticoids, testosterone is and testosterone से क्या बनते हैं? एस्ट्राडायोल। एंड इस corticosterone से क्या बनते हैं? एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन is a mineralocorticoids and it regulates reabsorption of sodium ion, chloride ion, bicarbonate ion in the kidney. Now formation of isoprenoids. Isoprenoids की अगर बात करें तो it is delta 3 isopentenyl pyrophosphate and this delta 3 isopentenyl pyrophosphate leads to formation of many isoprenoids like rubber, phytol chain of chlorophyll, dolicol, quinone electron carriers, ubiquinone, plastoquinone, isoprene, vitamin A, vitamin E, vitamin K, carotenoids and plant hormone that is abscisic acid and gibberellic acid. All are isoprenoids. So this is all about biosynthesis of cholesterol, steroids and isoprenoids. And in my next lecture we will discuss about the oxidative phosphorylation. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.